हेलो बुंदू। हेलो मैम। आवाज आ रही है? हाँ जी मैम। स्क्रीन दिख रहा है? हाँ जी मैम दिख रहा है। मैम थोड़ा वाइट बैकग्राउंड कर दोगे आप? ब्लैक। नहीं, ब्लैक बैकग्राउंड पे ही पढ़ेंगे अपन। वाइट नहीं हो सकता मैम? नहीं, स्लाइड्स ब्लैक बैकग्राउंड पे ही बने हुए हैं। ओके मैम। एक मिनट। ठीक है, सो टुडे विल बी लर्निंग इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में पहला टॉपिक पढ़ेंगे पीरियोडिक टेबल एंड पीरियोडिक प्रॉपर्टीज। ठीक है जी मैम। यस मैम। नाउ द क्वेश्चन इज कि पीरियोडिक टेबल का नीड ही क्यों है, क्यों पढ़ते हैं हम पीरियोडिक टेबल, या पीरियोडिक टेबल बनाया ही क्यों गया? सबसे पहले तो कोई भी चीज अगर हम पढ़ रहे हैं तो वो क्यों है, वो चीज क्यों एग्जिस्ट करती है, जानना जरूरी है ना, कि पीरियोडिक टेबल बना ही क्यों। क्या आता है दिमाग में इस क्वेश्चन का आंसर? देखो, इनिशियली क्या था, जब एलिमेंट्स कम थे, कम एलिमेंट्स डिटेक्टेड थे, तो उस समय तो हर एक एलिमेंट को अलग अलग, जैसे एक एलिमेंट डिटेक्ट हुआ, दूसरा, तीसरा, चौथा, 10, 12, 15 एलिमेंट्स थे, तब तो कोई दिक्कत नहीं थी। हर एलिमेंट को अलग अलग हम नाम उसका याद कर सकते थे, उसकी प्रॉपर्टीज को अलग अलग याद कर सकते थे। लेकिन जैसे जी मैम। जैसे ज्यादा एलिमेंट्स डिस्कवर होते गए, उन एलिमेंट्स की प्रॉपर्टीज को याद कर पाना, उन एलिमेंट्स के नाम को याद कर पाना और उन सभी एलिमेंट्स की प्रॉपर्टीज को उनसे रिलेट कर पाना, ये क्या हो गया, बहुत मुश्किल, टीडियस काम हो गया। तो चीजों को सिस्टमेटिकली पढ़ने के लिए या अपनी प्रॉब्लम को थोड़ा सा मिनिमाइज करने के लिए कि 118 एलिमेंट्स आज के डेट में नोन है, तो 118 एलिमेंट्स के नाम और उन सबके प्रॉपर्टीज डिफरेंटली याद कर लेना, इंडिविजुअली अलग अलग, ये बहुत टीडियस काम होगा। तो इसीलिए एक सिस्टमेटाइज्ड अरेंजमेंट किया गया जिसमें एलिमेंट्स को रखा गया, जिससे हम इन एलिमेंट्स को ध्यान कर पाए। जैसे फॉर एग्जांपल, अगर सपोज मैं क्लास में पढ़ा रही हूँ, ऑफलाइन क्लास में, ठीक है, और मेरी क्लास में 100 स्टूडेंट्स हैं। अब उन 100 स्टूडेंट्स का नाम याद करना मेरे लिए बहुत टीडियस काम होगा। मैं बाई फेस हो सकता है सारे स्टूडेंट्स को पहचानूं, सबको पहचानूंगी, 2, 3, 4 क्लास में बाई फेस तो मैं सबको पहचानूंगी, लेकिन बाई नेम सबको याद करना मुश्किल काम है। लेकिन अगर मैं चाहती हूँ कि मुझे सबका नाम याद ही करना है, मैं चाहती हूँ मेरे सारे स्टूडेंट्स का नाम मुझे बाई फेस याद हो, है ना, मैं इस स्टूडेंट को देखूं तो मुझे पता होगा उसका नाम क्या है, मैं क्वेश्चन पूछ पाऊं नाम जी मैम। तो मुझे कुछ तो करना पड़ेगा जिससे मुझे सबका नाम याद हो पाए। तो मैं क्या करूंगी जी कि जितने भी स्टूडेंट्स उनको सिस्टमेटिकली क्लास में बैठाना शुरू करूंगी। जैसे अगर कोई एट रैंडम बैठेगा बच्चा, आज ये बच्चा यहाँ बैठा है, कल वहां बैठेगा, परसों यहाँ बैठेगा, तब तो बहुत मुश्किल होगा नाम याद करना। फिर क्या करूंगी, मैं सिस्टमैटिक करूंगी, सबकी पोजीशंस फिक्स करूंगी। पोजीशन फिक्स करने के बाद पोजीशन भी एट रैंडम नहीं फिक्स करूंगी, कोई भी कहीं बैठ जाओ। मैं क्या करूंगी, बोलूंगी कि ए अल्फाबेट वाले बच्चे पहले बैठ जाएं, फिर बी अल्फाबेट वाले सेकंड रो में, सी अल्फाबेट वाले थर्ड रो में, ऐसे बैठाऊंगी। ठीक है, ऐसा करने से क्या होगा, एक सिस्टमैटिक अरेंजमेंट में मैंने बैठा दिया बच्चों को, तो मुझे पता चल जाएगा कि आगे की 2 बेंचेस में ए नाम वाले बच्चे हैं, उसके पीछे बी नाम वाले बच्चे हैं, उसके नीचे सी से नाम वाले बच्चे हैं। तो उससे क्या होगा कि बाय द टाइम धीरे धीरे मुझे याद आ जाएगा कि ये 10 बच्चे ऐसे हैं जिनका नाम ए से है, तो इतना तो मुझे पता चल गया। तो फिर ए में 10 नाम है, तो 10 में से फिर उसको 10 के नाम याद करना आसान है। समझ में आ रही बात? तो क्योंकि मैंने सारे बच्चों को जी मैम। 100 स्टूडेंट्स की क्लास में सबको सिस्टमेटिकली बैठाया और उनकी पोजीशंस फिक्स कर दी, इसलिए हम उनके नाम को बाय फेस हम याद कर पा रहे हैं। तो सेम चीज होता है पीरियोडिक टेबल में, एलिमेंट्स की पोजीशन फिक्स की गई और ऐसे कहीं भी किसी को नहीं रख दिया गया, कुछ क्राइटेरिया के बेसिस पर रखा गया जिससे हम उसको सिस्टमेटिकली याद कर पाए, उनकी पोजीशंस, उनकी प्रॉपर्टीज, और उनको ऐसी ग्रुपिंग की गई कि उनमें कॉमन प्रॉपर्टीज आए जिससे हम उन सभी प्रॉपर्टीज को प्रॉपर्ली स्टडी कर पाए। समझ में आई बात? जी मैम। So यस that मैम। was the need of periodic table. ठीक है? So how do we define periodic table? It is a systematic tabular form of writing elements discovered according to their properties in such a way that elements of similar properties are grouped together. सिस्टमैटिक टेबुलर फॉर्म में, पहली बात टेबल नाम में ये पीरियोडिक टेबल, इसलिए टेबुलर अरेंजमेंट है ना?
एलिमेंट्स को इस तरह से अरेंज किया गया है कि सिमिलर प्रॉपर्टी वाले एलिमेंट्स एक ग्रुप में आ जाए। इसमें तो कोई कंफ्यूजन नहीं होगा। जी मैम। नो मैम। अब पीरियोडिक टेबल, आज जो हम पीरियोडिक टेबल पढ़ते हैं, आपके रूम में भी हो सकता है लगा हो, आपके नोटबुक में होगा, आपकी बुक में भी होगा पीरियोडिक टेबल। यस मैम। आज जो पीरियोडिक टेबल पढ़ते हैं, ऐसा नहीं कि किसी को सपना आ गया था कि ऐसा पीरियोडिक टेबल बन जाए, या भगवान ने ऊपर से गिरा दिया था पीरियोडिक टेबल, है ना। वो धीरे 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 यस धीरे मैम। डेवलप हुआ है। तो उसका डेवलपमेंटल प्रोसेस क्या है, कैसे आज जो पीरियोडिक टेबल हम पढ़ते हैं, एक्सटेंडेड फॉर्म ऑफ पीरियोडिक टेबल या मॉडर्न पीरियोडिक टेबल, ये कैसे डेवलप हुआ, ठीक है। तो डेवलपमेंट यानी इसकी हिस्ट्री क्या है, ठीक है। सबसे पहला, एक्चुअली बहुत सारे लोगों ने एफर्ट्स मारे थे, लेकिन एक जेन्युइन और जिसको एक रिकॉग्निशन मिला, ऐसा नहीं कि लेबोशियर ने सबसे पहले क्लासिफाई किया था, लेबोशियर के जी पहले मैम। भी और लोगों ने अटेम्प्ट्स किए होंगे, पर वो रिकॉग्नाइज्ड एफर्ट्स नहीं है, है ना? तो सबसे पहला यस रिकॉग्नाइज्ड मैम। एफर्ट जो था, दैट वाज ऑफ लेबोशियर। लेबोशियर के जी बारे में मैम। कुछ जानते हो? लेबोशियर कुछ इस चीज के लिए फेमस है? याद नहीं है। हम जो सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं केमिस्ट्री, इज फादर ऑफ केमिस्ट्री। बचपन में पढ़ाते हैं हमें, पर बचपन में पढ़ते बचपन में भूल भी जाते हैं, है ना। सो यस मैम। लेवोशियर इज फादर ऑफ केमिस्ट्री। तो लेवोशियर ने केमिस्ट्री में बहुत सारा काम किया हुआ एक्चुअली, ठीक है। तो लेवोशियर ने सबसे पहले एलिमेंट्स को क्लासिफाई किया था, और इन्होंने एलिमेंट्स को दो कैटेगरीज में क्लासिफाई किया था। अब लेवोशियर का काम बहुत पुराना काम है, 1800 समथिंग का काम है। तो इन्होंने जब उस टाइम पे सारे एलिमेंट्स तो नोन थे नहीं, तो उनके टाइम पे जो नोन एलिमेंट्स थे, उन्होंने उन एलिमेंट्स को दो कैटेगरीज में क्लासिफाई किया। दो कैटेगरी, एक कैटेगरी को बोला मेटल और दूसरे को बोला नॉन मेटल, यस ठीक है। मैम। लेवोशियर के टाइम पे जो भी एलिमेंट्स यस थे, मैम। उनको दो कैटेगरी में क्लासिफाई किया, मेटल्स और नॉन मेटल्स। हमें पता है आज भी पीरियोडिक टेबल में मेटल्स और नॉन मेटल्स एग्जिस्ट करते हैं। डेफिनेशन वही है मेटल्स और नॉन मेटल्स की। जी मेटल्स मैम। मतलब, मेटल्स किसको कहते हैं? ऐसे एलिमेंट्स जो इलेक्ट्रॉन्स इजीली लूज कर पाए, दे आर कॉल्ड एज यस मैम। मेटल्स। एंड द एलिमेंट्स व्हिच गेन्स इलेक्ट्रॉन्स इजीली आर कॉल्ड एज नॉन मेटल्स। ओके। तो लेवोशियर ने एलिमेंट्स को दो क्लास में क्लासिफाई किया, मेटल्स और नॉन मेटल्स। वो इलेक्ट्रॉन्स जो इजीली, वो एलिमेंट्स जो इलेक्ट्रॉन्स इजीली लूज कर पा रहे थे, या जिनको हम कहते हैं इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट्स, उनको मेटल्स बोला, ठीक है। और जो इजीली इलेक्ट्रॉन गेन कर पा रहे थे, जो इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट्स थे, उनको क्या बोला? नॉन मेटल्स, ठीक है। जैसे सोडियम, यस हमें पता है सोडियम के वैलेंस शेल में एक इलेक्ट्रॉन होता है, पता है ना। मैम। यस मैम। सोडियम के हाँ बोलो। हाँ जी बोलो। हेलो, आवाज आ रही है? हाँ जी मैम आ रही है। सोडियम के वैलेंस शेल में एक इलेक्ट्रॉन होता है ना। सोडियम के वैलेंस जी शेल में मैम। एक इलेक्ट्रॉन होता है, तो सोडियम क्या करेगा? एक इलेक्ट्रॉन लूज करेगा, और एक इलेक्ट्रॉन इजीली लूज करके क्या करेगा? नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन एक्वायर कर लेगा। सो सोडियम इज अ मेटल, ठीक है। सिमिलरली क्लोरीन, क्लोरीन के वैलेंस शेल में देयर आर 7 इलेक्ट्रॉन्स, तो इसको ऑक्टेट कंप्लीट करने के एक इलेक्ट्रॉन की रिक्वायरमेंट है। सो इट इजीली गेन्स वन इलेक्ट्रॉन, एंड हेंस इट इज अ नॉन मेटल, ठीक है। तो लेवोशियर का क्लासिफिकेशन बहुत अच्छा था, सब कुछ ठीक ठाक चल रहा था। प्रॉब्लम कब आई? जब मेटलॉइड्स डिस्कवर हुए, जैसे ये एलिमेंट्स बोरॉन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, है ना। ये एलिमेंट्स जब डिस्कवर हुए, यस मैम। तो देखा गया कि ये एलिमेंट्स में मेटल्स और नॉन मेटल्स दोनों के कैरेक्टरिस्टिक है। तो इनको मेटल्स या नॉन मेटल्स किसी एक ग्रुप में नहीं रख पा रहे थे। लेवोशियर ने बोला था कि जितने भी एलिमेंट्स होंगे वो या तो मेटल्स होंगे या तो नॉन मेटल्स होंगे। लेकिन जब मेटलॉइड्स डिस्कवर हुए, तो वहां पे लेवोशियर का क्लासिफिकेशन डिस्कार्ड हो गया। मतलब हमें पता है कि आज के डेट में आप कोई काम करते हो, आपका नाम बहुत होता है, लेकिन आपका जितना ही नाम होता है, डेफिनेटली आपके पीछे उतने ही लोग होते हैं जो आपके नाम को बिगाड़ना भी चाहेंगे, isn't it? ये यस मैम। कॉम्पिटिशन तो ह्यूमन नेचर में हमेशा ही रहता है, ये चीज, ठीक है। तो यस लेवोशियर मैम। का क्लासिफिकेशन काफी अच्छा चला, लेकिन फिर जैसे ही मेटलॉइड्स आए, तो लेवोशियर के जो कॉम्पिटिटर्स थे, उनको मिल गया मौका कि अब भाई ये कहाँ फिट करोगे आप, मेटल्स में, नॉन मेटल्स में। तो वहां पे जाके लेवोशियर का क्लासिफिकेशन डिस्कार्ड हो जाता है, ठीक है। तो लेवोशियर के बाद नेक्स्ट क्लासिफिकेशन जो आया था, दैट वाज ऑफ डोब्रेनर्स। नेक्स्ट रिकॉग्नाइज्ड अटेम्प्ट जिसका था, दैट वाज डोब्रेनर। डोब्रेनर ने, इसको हम बोलते हैं डोब्रेनर्स ट्रायड। डोब्रेनर जो एक्सक्यूज मी मैम। थे, हाँ बोलो। मैम मैं साथ में नोट्स बनाती जाऊँ या फिर आप मेरे को वो पीडीएफ दे दोगे, अवेलेबल करवा दोगे? आपको क्या कंफर्टेबल लग रहा है बताओ। मैम मतलब मैं हल्का लिखते भी जाऊंगी, हल्का फुल्का, बट मेरा ऐसा है कि थोड़ा बहुत छूट भी जाएगा तो आपको
मतलब पीडीएफ आप दे दीजिएगा ठीक है, क्लास के बाद। आप वैसे तो मैं काफी स्लो पढ़ा रही हूँ, ठीक है, आप लिखते जाओ। नहीं नहीं, हाँ, जो छूट जाए वो लिखते फिर भी भेज रहूंगी देना, बट मैं स्क्रीनशॉट लेके भेज दूंगी इसका। हाँ मैम, आप दे दीजिएगा मुझे नोट्स, क्योंकि थोड़ा जल्दी जल्दी लिखने में मैं समझना भूल जाती हूँ, मैं फिर लिखने में मेरा वो रह जाता ठीक है, ठीक है, इट्स ओके। नहीं, समझना है। ज्यादा ठीक है। इम्पोर्टेंट है, समझने के कॉस्ट यस पे मैम। लिखना नहीं कर सकते हैं, यस मैम, फिर मैं क्योंकि नोट्स तो मेरे पास पहले से भी है, तो क्योंकि फिर लिखी लिखाई तो बार बहुत बार। सारी चीजें बहुत जगह पड़ी हुई हैं, यस मैम। इंपॉर्टेंट समझना है, ठीक है। जी मैम। सो नेक्स्ट इज डोबरेनस ट्रायड। डोबरेनस ने एलिमेंट्स को तीन तीन के ग्रुप्स में कैटेगराइज किया था। ही मेड द ग्रुप ऑफ 3 एलिमेंट्स, है ना। डोबरेनर के यस टाइम मैम। पे जितने भी एलिमेंट्स थे, उन्होंने क्या किया कि उनमें से ज्यादा एलिमेंट्स को तीन तीन के ग्रुप्स में डाला, और उन तीन के ग्रुप्स को हम क्या बोलते हैं, ट्रायड्स। जैसे हम हिंदी में बोलते हैं तिकड़ी, तीन की तिकड़ी बोलते हैं ना। यस मैम, 3 तिगड़ी। हाँ, वैसे ही इंग्लिश में बोलते हैं ट्रायड्स। और डोबरेनर ने तीन तीन एलिमेंट्स के ग्रुप बनाए जिनको उन्होंने बोला ट्रायड्स, ठीक है। अब इन ट्रायड्स की खास बात क्या थी, किस बेसिस पे, ऐसा नहीं कि कोई भी तीन एलिमेंट के ट्रायड्स बना दिए। ट्रायड्स की खास बात क्या थी, इन दीज ट्रायड्स द एटॉमिक मास ऑफ मिडिल एलिमेंट, बीच वाला जो एलिमेंट था उसका एटॉमिक मास किनारे वाले दो अणु एलिमेंट के मासेस के एवरेज के बराबर था। मतलब सिंपल है, जो तीन की तिकड़ी बनाई, ट्रायड बनाया, उसमें जो तीन एलिमेंट्स थे वो इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एटॉमिक मास में थे। पहली बात, कम एटॉमिक मास वाला पहले, फिर उससे ज्यादा एटॉमिक मास वाला, फिर उससे ज्यादा एटॉमिक मास वाला। यस किनारे मैम। वाले दोनों एलिमेंट्स के एटॉमिक मास का जब आप एवरेज ले रहे थे, मीन ले रहे थे, तो बीच वाले एलिमेंट के एटॉमिक मास के लगभग बराबर या बिल्कुल बराबर आया। फॉर एग्जाम्पल, लिथियम सोडियम और पोटेशियम का एक ट्रायड बनाया उन्होंने, लिथियम सोडियम और पोटेशियम का। लिथियम का एटॉमिक मास होता है 7, सोडियम का होता है 23 और पोटेशियम का होता है 39, ठीक है। अब इसको करके देखो, किनारे वाले एलिमेंट्स कौन से हैं, लिथियम और पोटेशियम। तो लिथियम और पोटेशियम। पोटेशियम यानी 39 प्लस 7 46, 46 बाई 2 23। फिट हो रहा है या नहीं। यस मैम। वैसे ही उन्होंने एक ट्रायड बनाया बेरिलियम मैग्नीशियम और कैल्शियम का, 40 प्लस 9 49 बाई 2 24.5, नियरली सेम एज मैग्नीशियम, है ना। तो डोबरेनर ने उस टाइम के जो एलिमेंट्स थे उनको ट्रायड्स में अरेंज किए। और ट्रायड्स की इंपॉर्टेंट बात है, मतलब एक ट्रायड में अगर कैल्शियम स्ट्रोंशियम बेरियम है, तो ऐसा नहीं कि कैल्शियम स्ट्रोंशियम बेरियम को किसी भी सीक्वेंस में लिख लें। पहले आपको इस ट्रायड में कैल्शियम को मेंशन करना पड़ेगा, फिर स्ट्रोंशियम, फिर बेरियम, तभी तो आप कहोगे कि किनारे वाले दोनों एलिमेंट्स का एवरेज निकालोगे तो बीच वाले एलिमेंट का एटॉमिक मास आएगा, जी है। मैम। तो ट्रायड में जो एलिमेंट्स है उनको इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एटॉमिक मास में रखना है, ठीक है। और तब आप किनारे वालों का जब मीन निकालोगे तो बीच वाले एटॉमिक मास के बराबर आएगा। तो ये कुछ ट्रायड्स हैं, जी मैम। कैल्शियम स्ट्रोंशियम बेरियम फास्फोरस, ठीक है, आर्सेनिक एंटीमनी, यस सल्फर मैम। सिलिडियम टेल्यूरियम, क्लोरीन ब्रोमीन, आयोडीन। तो डोबरेनर ट्रायड भी ठीक था, बहुत सारे एलिमेंट्स आ गए। अब इसमें प्रॉब्लम क्या है, डोबरेनर ट्रायड में कहां कमी है, इसकी डीमेरिट्स क्या है। इसकी एक डीमेरिट तो ये थी कि उनके टाइम पे जितने भी नोन एलिमेंट्स थे, ऑल नोन एलिमेंट्स कुड नॉट बी फिक्स्ड इन ट्रायड्स। डोबरेनर के टाइम पे जितने भी नोन एलिमेंट्स थे उन सबको वो ट्रायड में नहीं फिक्स कर पाए, ठीक है। सभी एलिमेंट्स को ग्रुपिंग यस में मैम। नहीं लगा पाए, सब पे फिट नहीं हुआ ये रूल। और दूसरी बात, एक ही ग्रुप में, इन द सेम ग्रुप समटाइम्स लॉ वाज नॉट ओबेड। जैसे क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन पे तो ओबे हो रहा है, लेकिन वही अगर हम फ्लोरीन क्लोरीन और ब्रोमीन ले लें, ये भी तो उसी ग्रुप के एलिमेंट्स हैं, तो फ्लोरीन क्लोरीन और ब्रोमीन लें, अब देखो 80 प्लस 19 नियरली 100, तो 100 बाई यस 2 मैम। करेंगे तो 50 के आसपास आना चाहिए, पर होता है यस मैम। क्लोरीन 35.5, तो ये बहुत ज्यादा वैरी कर रहा है। तो यहाँ पे यस मैम। डोबरेनर ट्रायड का रूल फॉलो नहीं हो रहा है। सो दीज नहीं वर हो द रहा। डिमेरिट्स ऑफ डोबरेनर्स ट्रायड। हाँ बोलो, यस मैम। कोई कंफ्यूजन। नो मैम। तो सबसे पहले कौन था, लेवोशियर। लेवोशियर ने दो क्लासेस में क्लासिफाई किया, क्या क्या, जी मैम, मेटल और नॉन मेटल। मेटल और नॉन मेटल, ठीक है। प्रॉब्लम क्या आई थी उसमें, क्यों डिस्कार्ड हुआ, मैम क्योंकि वो मेटलॉइड वाले एलिमेंट्स आ गए मेटलॉइड थे, डिस्कवर क्योंकि हुआ, वो तब नाइट प्रॉब्लम तो। आई कि उनको किस कैटेगरी में यस। डाला जाए, ठीक है। यस मैम। लेवोशियर के बाद आए ये क्या नाम है इनका, डोबरेनर। हाँ डॉबरेन वाले आए थे, और इनमें जो डोबरेनर साइड ने क्या वाले बनाया, ट्रायड बनाया,
उन्होंने बोला ट्राइड कि बनाया। 3-3 एलिमेंट्स के ग्रुप बना रहा हूं मैं, और किनारे वाले दोनों एलिमेंट्स के एटॉमिक मासेस का जब हम एवरेज निकालेंगे तो बीच वाले के एटॉमिक मास के बराबर आएगा। समस्या क्या हुई? लेकिन व्हाट वाज द डिमेरिट? सभी एलिमेंट्स के ट्रायड को फिक्स नहीं कर पाए, और दूसरा एक ही ग्रुप के एलिमेंट्स भी ट्रायड रूल फॉलो नहीं कर रहे थे। नहीं कर पाए। ठीक है, अब क्वेश्चन इसमें कैसे आ सकता है? क्वेश्चन ये पूछ सकता है व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ डोबेलिनर ट्रायड, या व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज अ डोबेलिनर ट्रायड। तो आप चेक कर लेना, किनारे वालों के मास का एवरेज अगर बीच वाला आ रहा है तो डोबेलिनर ट्रायड का है, और अगर नहीं है तो नहीं है। ठीक है जी मैम। यस मैम। नाउ नेक्स्ट इज न्यूलैंड्स लॉ ऑफ ऑक्टेव। न्यूलैंड्स लॉ ऑफ ऑक्टेव, octave something related with octave में क्या चीज octave दिमाग में आते ही क्या आ रहा है? 8 octave आते ही दिमाग में आ रहा है 8, मतलब कुछ तो 8 के साथ इसका चक्कर है, isn't it? न्यूलैंड जो साइंटिस्ट थे, इनके किसी दोस्त, कोई दोस्त थे जो म्यूजिशियन थे, है ना? तो जैसे म्यूजिक में 8 नोट्स होते हैं, हमें पता है। यस मैम। 7 नोट्स होते हैं, और हर 8th नोट रिपीट होता है। एक्चुअली म्यूजिक में कितने नोट्स होते हैं? 7 नोट्स, सारे गामा पा धा नी, है ना? और फिर 8वां नोट क्या होता है? रिपीट होता है। तो वैसे ही न्यूलैंड ने बोला कि जब भी एलिमेंट्स को हम इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एटॉमिक मास, ध्यान से देखो एटॉमिक मास यहाँ पे टर्म यूज हो रहा है, जब एलिमेंट्स को इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एटॉमिक मास में अरेंज करते हैं, तो हर 8वें एलिमेंट की प्रॉपर्टी पहले वाले एलिमेंट से मैच करती है, सिमिलर होती है विद द फर्स्ट एलिमेंट। बिल्कुल वैसे ही जैसे म्यूजिकल नोट्स में होता है। जैसे ये म्यूजिकल नोट है सारे गामा पा धा नी, है ना? 1 2 3 4 पा धा नी, ये 7 नोट्स होते हैं, सातों वापस वही आ गया फर्स्ट वाला नोट। ठीक है, 7 नोट्स कहां तक होते हैं? नी तक, फिर से आप वापस यही वाला, है ना? तो आप देखो फर्स्ट और 8th क्या है? सेम है। तो जैसे म्यूजिक में 8th नोट रिपीट होता है, वैसे ही इन्होंने बोला कि सेम वैसे ही पीरियोडिक टेबल में, या जो भी नोन एलिमेंट्स थे उनके टाइम, उन्होंने बोला कि जब एलिमेंट्स को बढ़ते ऑर्डर में लगाएं, किसके? एटॉमिक मास के हिसाब से अरेंज करें इंक्रीजिंग ऑर्डर में, तो हम देखते हैं कि हर 8वें एलिमेंट की प्रॉपर्टी पहले एलिमेंट से मैच करती है। जैसे लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, क्लोरीन, है ना? सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, सिलिकॉन, फास्फोरस, सल्फर, क्लोरीन, पोटेशियम और कैल्शियम। न्यूलैंड की आप कह सकते हो न्यूलैंड का लॉ जो है वो मतलब न्यूलैंड की लॉ इसलिए भी बना पाए क्योंकि जिस टाइम पे न्यूलैंड ने बात करी थी न्यूलैंड्स लॉ ऑफ ऑक्टेव की, उस समय तक कोई नोबल गैस फाउंड आउट नहीं था। उस समय तक नोबल गैसेस डिस्कवर्ड नहीं थे। मतलब क्लोरीन के बाद नियॉन डिस्कवर्ड नहीं था, क्लोरीन के बाद आर्गन डिस्कवर्ड नहीं था। ठीक है, तो इसीलिए फ्लोरीन के बाद नेक्स्ट एलिमेंट क्या आ गया? सोडियम। अब आप देखो लिथियम को अगर हम फर्स्ट एलिमेंट लेते हैं तो फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स, सेवेंथ, 8th एलिमेंट क्या हो गया? सोडियम। सेम प्रॉपर्टी। सोडियम को फर्स्ट एलिमेंट लेते हैं अगर, तो अगेन सोडियम अगर फर्स्ट है तो मैग्नीशियम सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स, सेवेंथ, 8th पोटेशियम। इन तीनों की प्रॉपर्टीज क्या है? सिमिलर है। मान लो मैंने बोरॉन को फर्स्ट एलिमेंट ले लिया, है ना? तो ये 1 2 3 4 5 6 7 8 8 नंबर पे एल्यूमिनियम आया। बोरॉन एलिमेंट की प्रॉपर्टीज सिमिलर है। समझ आई बात? यस मैम। इन्होंने बोला जब इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एटॉमिक मासेस में एलिमेंट्स को अरेंज करते हैं तो फर्स्ट एलिमेंट की प्रॉपर्टी 8th एलिमेंट से मैच होती है, एंड दैट वाज न्यूलैंड्स लॉ ऑफ ऑक्टेव। बहुत सही है। पर अब इसमें प्रॉब्लम कहां आई? सब कुछ ठीक ठाक चल रहा था, कैल्शियम तक सब कुछ वैलिड भी रहा। प्रॉब्लम कब आई? कैल्शियम के बाद। कैल्शियम के बाद क्या हुआ कि अब वहां पे रूल फिट नहीं हो रहा था। हर 8वें एलिमेंट की, कैल्शियम के बाद जब गए तो कैल्शियम के बाद हर 8वें एलिमेंट की प्रॉपर्टी रिपीट नहीं हो रही थी। कैल्शियम तक तो वैलिड था, कैल्शियम के आगे वैलिड नहीं था। क्यों नहीं वैलिड था उसकी बात करते हैं अभी। और दूसरी बात, उस समय तक इनर्ट गैसेस नहीं पाए गए थे। जैसे ही इनर्ट गैसेस डिस्कवर हुए, 8वें एलिमेंट की प्रॉपर्टी रिपीट होना बंद हो गई। Isn't it? यस मैम। ठीक है, अब कैल्शियम के बाद वैलिड क्यों नहीं था? क्वेश्चन ये आता कि कैल्शियम आखिर उस टाइम पे कैल्शियम के बाद क्यों नहीं वैलिड हुआ? सिंपल रीजन है, क्योंकि कैल्शियम के बाद क्या आ जाता है? कैल्शियम 20 है,
कैल्शियम का एटॉमिक नंबर कितना होता है 20 होता है मैम। कहां से शुरू होता है 21 से 21 से स्कैंडियम से, है ना। तो Yes, जैसे ma'am. डी ब्लॉक आएगा बीच में 10 डी ब्लॉक के एलिमेंट्स बढ़ जाएंगे। तो अब जब Yes, रिपीटेशन ma'am. होगा वो 8 के बाद नहीं होगा, कितने के बाद होगा 18 के बाद होगा, 8 यस मैम। क्योंकि डी ब्लॉक के 10 एलिमेंट्स बीच में आ गए ना। तो Yes, अब ma'am. रिपीटेशन 8 के बाद नहीं होता है 18 के बाद होता है। तो एनीवेज न्यूलैंड्स लॉ ऑफ ऑक्टेव यहाँ पे फेल हो गया। तो न्यूलैंड्स लॉ ऑफ ऑक्टेव के जो ड्रॉबैक्स थे वो क्या थे, एक तो सिर्फ कैल्शियम तक फॉलो होता है और दूसरा उस टाइम तक इनर्ट गैसेस डिस्कवर नहीं हुए थे। ठीक है, अब आप देखो लिथियम के लिए Z कितना है 3, सोडियम के लिए कितना हो गया 11, 8 का गैप है। फिर सोडियम से पोटेशियम भी गया तो कितना आ रहा है 8 का गैप आ रहा है, यहाँ भी कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जैसे ही पोटेशियम से रुबिडियम क्या आ रहा है 18 का गैप आ रहा है, 18 का गैप आता है। यहाँ पे 8th एलिमेंट की प्रॉपर्टी रिपीट नहीं हो रही थी, 18th नहीं होती। प्रॉपर्टी रिपीट हो रही है। तो दिस इज जी अ मैम। ड्रॉबैक टू न्यूलैंड्स लॉ ऑफ ऑक्टेव। तो लेवोशियर आए गए, फिर डॉबरेनर आए गए, फिर न्यूलैंड्स आए और ये भी गए। मतलब इसमें भी लूप होल आ गया। लूप होल आने के बाद नेक्स्ट काम किया लोथर मेयर ने। ऐसा नहीं कि एक रूल आ गया तो बाकी साइंटिस्ट कम्युनिटी बैठ जाती है, बाकी लोग फिर काम करते रहते हैं, कुछ और मिले, कुछ हमें अच्छा मिल जाए, फिर हम उनका फेल हो जाए, हमारा काम कर जाए। ठीक है, तो ये चीजें पैरेलल रन करती रहती है। तो लोथर मेयर काम कर रहे थे। लोथर मेयर ने क्या किया कि एलिमेंट की फिजिकल प्रॉपर्टीज को ध्यान से समझो, एलिमेंट की फिजिकल प्रॉपर्टीज को उनके एटॉमिक मास के अगेंस्ट प्लॉट किया। एक ग्राफ बनाया जिसमें एलिमेंट की एक फिजिकल प्रॉपर्टी और एटॉमिक मास का ग्राफ बनाया। अब फिजिकल प्रॉपर्टी में कोई भी प्रॉपर्टी हो सकती है, बॉइलिंग पॉइंट, मेल्टिंग पॉइंट, जैसे एक एटॉमिक वॉल्यूम, है ना। बहुत सारी प्रॉपर्टीज को उन्होंने एटॉमिक मास के अगेंस्ट प्लॉट किया। ज्यादातर आपको एटॉमिक वॉल्यूम के साथ दिखता है। एटॉमिक वॉल्यूम कैसे पता चलेगा, मास को डेंसिटी से डिवाइड कर देंगे, एटॉमिक वॉल्यूम आ गया। ठीक है, तो ये डेटा उन्होंने एक्सपेरिमेंटली फाइंड आउट किया। अब एटॉमिक मास और एटॉमिक वॉल्यूम का ग्राफ बनाया उन्होंने। ग्राफ कुछ इस तरह से था, मैं सिंप्लीफाइड फॉर्म मैंने बनाया लोथर मेयर क्लास कर्व का। ये काफी कॉम्प्लिकेटेड सा कर्व होता है, लेकिन इस लोथर मेयर कर्व का जो मेन बात है जो समझानी है मुझे, उस समझाने के लिए, मतलब वो जो सारे पॉइंट्स बताने हैं उस बात को बताने के लिए दिस ग्राफ इज इनफ। ठीक है, बट इतना सिंपल नहीं होता है, ये बता दूं मैं पहले। ठीक है, तो उन्होंने ऐसा प्लॉट किया एक कर्व। अब जो कर्व प्लॉट किया, तो इस कर्व को प्लॉट करने में देखा कि इसमें बहुत सारी चीजें जो हैं वो बहुत सिस्टमैटिक चल रही हैं, बहुत सिस्टमैटिक चल रहा है। तो इस कर्व से उन्होंने कंक्लूजन्स निकाले। वो क्या निकाले, अब आप ध्यान से देखो। यहाँ पे लिथियम पीक पे आ रहा है, यस मैम। यस फिर मैम। सोडियम पीक पे आ रहा है, फिर पोटेशियम पीक पे आ रहा है। यस आ रहा मैम। है, फिर बेरिलियम पीक से थोड़ा नीचे, इसको कहते हैं डिसेंडिंग पोर्शन ऑफ द कर्व, है ना। और जो ऊपर की लाइन जाता है दैट इज कॉल्ड एज असेंडिंग पोर्शन ऑफ द कर्व, असेंडिंग पोर्शन ऑफ द कर्व। डिसेंडिंग पोर्शन के लगभग मिडिल में बेरिलियम आ रहा है, जी मैम। फिर वैसे ही पोर्शन पे मैग्नीशियम आ रहा है, फिर वैसे ही पोर्शन पे कैल्शियम आ रहा है, कैल्शियम आ रहा है। असेंडिंग पोर्शन ऑफ द कर्व पे फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन आ रहा है ना। तो सिमिलर प्रॉपर्टीज वाले एलिमेंट्स कर्व पे सिमिलर पोजीशंस ऑक्यूपाई कर रहे थे। दैट वाज द कंक्लूजन। ओके मैम। सिमिलर क्या कंक्लूजन निकाला उन्होंने, सिमिलर एलिमेंट्स ऑक्यूपाई सिमिलर पोजीशन इन द कर्व। अल्कली मेटल्स, अल्कली मेटल्स किसको कहते हैं बेटा, मैम एस ब्लॉक वाले, मतलब वो जो फर्स्ट लाइन वाले। हाँ मतलब एक अल्कली होते हैं और दूसरा अल्कली अर्थ मेटल होता है। हाँ, फर्स्ट ग्रुप एलिमेंट्स को अल्कली मेटल्स कहते हैं ना। हाँ फर्स्ट ग्रुप वाले मतलब। हाँ, तो हाँ अल्कली लिथियम मेटल्स सोडियम वेस्ट पे आ रहे थे पोटेशियम सबसे टॉप पे, अल्कलाइन अर्थ मेटल्स डिसेंडिंग पोर्शन पे आ रहे थे, हैलोजेंस कहाँ आ रहे थे असेंडिंग पोर्शन पे आ रहे थे, और ट्रांजिशन मेटल जो होते हैं वो बॉटम ऑफ द कर्व पे आ रहे थे, बॉटम। ठीक है। ये कुछ चीजें हैं, और भी चीजें हैं, पर हमारा यहाँ पे पर्पस सॉल्व हो गया। क्या पर्पस सॉल्व हो गया कि सिमिलर, ये वाली बात, सिमिलर एलिमेंट्स ऑक्यूपाई सिमिलर पोजीशन ऑन द कर्व। बिल्कुल सही, बहुत सिस्टमैटिक था उनका कर्व, ठीक है। तो उससे ये बात पता चल गई। इस बेसिस पे उन्होंने क्या कंक्लूड किया कि एलिमेंट की जो फिजिकल प्रॉपर्टीज हैं वो एटॉमिक मास पे डिपेंडेंट है।
एक रेगुलर इंटरवल, जैसे एटॉमिक मास बढ़ रहा है तो रेगुलर इंटरवल के बाद, जैसे जैसे एटॉमिक मास बढ़ रहा है तो रेगुलर इंटरवल के बाद आने वाले एलिमेंट्स की प्रॉपर्टीज क्या हो रही है, सिमिलर हो रही है। जी मैम। समझ में आ रही बात? एटॉमिक यस मास के मैम। अगेंस्ट हमने प्लॉट किया था, हम्म। ठीक है। और एक रेगुलर इंटरवल के बाद जब एटॉमिक मासेस चेंज हो रहे हैं तो रेगुलर इंटरवल के बाद आने वाले जो एलिमेंट्स हैं उनकी प्रॉपर्टीज क्या हो रही है, सिमिलर पोजीशंस पे दिख रही हैं। तो इससे ये यस मैम। कंक्लूड किया इन्होंने कि एलिमेंट की जो फिजिकल प्रॉपर्टीज होती हैं वो एटॉमिक मास पर डिपेंडेंट होती हैं। जी मैम। ठीक है, ये कंक्लूड किया। यस मैम। अब इसका ड्रॉबैक क्या था लोथर मेयर क्लासिफिकेशन का? इसका ड्रॉबैक था इसकी प्रैक्टिकल यूटिलिटी नहीं थी। मतलब आप सोचो कि हमें चीजों को सिंप्लीफाई करना था, हमने पीरियोडिक टेबल या क्लासिफिकेशन की बात क्यों की थी? हम चीजों को सिंप्लीफाई करना चाह रहे थे, सिस्टमैटिक करना चाह रहे थे। सिस्टमैटिक जी तो हो मैम। गया लेकिन सिंप्लीफाई नहीं हो पाया। मतलब हर बार यस मैम। एलिमेंट को याद कर, उस कर्व को याद कर पाना बार बार और उसे डिकोड करना वो बहुत मुश्किल काम था, है ना? यस मैम। तो इसकी प्रैक्टिकल यूटिलिटी नहीं थी लोथर मेयर क्लासिफिकेशन की, इसलिए ये क्लासिफिकेशन जी फेल हो गया। फिर आए यस मैम। मेंडलीव। पीरियोडिक टेबल की यस हिस्ट्री में जो सबसे ज्यादा, मतलब अभी तो करंट जो है हमारा पीरियोडिक टेबल वो क्या है, मॉडर्न एक्सटेंडेड फॉर्म ऑफ पीरियोडिक। पीरियोडिक टेबल या लॉन्ग फॉर्म ऑफ पीरियोडिक टेबल, इजंट इट? यस मैम। मेंडलीव पीरियोडिक टेबल की हिस्ट्री का सबसे रिकॉग्नाइज्ड पीरियोडिक टेबल है। हिस्ट्री में बात करें तो सबसे ज्यादा रिकॉग्निशन किसको मिलता है, मेंडलीव पीरियोडिक टेबल को। और मेंडलीव मेंडलीव तो पीरियोडिक टेबल। पहले इंसान थे जिन्होंने टेबुलर फॉर्म में दिया। अभी तक किसी ने टेबल बनाया था क्या? जो नो नॉन मैम। एलिमेंट्स थे उनको क्लासिफाई करने की कोशिश की थी लेकिन टेबल किसी ने भी नहीं बनाया, यस मैम। है ना? मैम। तो मेंडलीव पहले इंसान यस थे मैम। जिन्होंने एलिमेंट्स को अपने टाइम पे, उनके टाइम पे जो नॉन एलिमेंट्स थे उनको क्लासिफाई किया, उनको अरेंज किया टेबुलर फॉर्म में। एक इंपॉर्टेंट बात, ठीक। दूसरी बात, अब मेंडलीव ने जो एलिमेंट्स को अरेंज किया टेबुलर फॉर्म में तो उन्होंने भी जो बेसिस लिया वो क्या लिया, एटॉमिक मास। सब एटॉमिक मास पे ही काम कर रहे थे, सबके दिमाग में एक ही चीज चल रहा था कि एटॉमिक मास के बेसिस पे काम करना है ना? मेंडलीव ने भी वही चीज पकड़ी, उन्होंने भी एटॉमिक मास के बेसिस पे ही एलिमेंट्स को अरेंज किया, एटॉमिक मास के इंक्रीजिंग ऑर्डर में एलिमेंट्स को अरेंज किया, ठीक है। तो मेंडलीव क्या बोले कि पीरियोडिक प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट्स आर पीरियोडिक फंक्शन ऑफ देयर एटॉमिक मास। मतलब जैसे जैसे एटॉमिक मास बढ़ेगा, एटॉमिक मास के बढ़ते हुए ऑर्डर में जब हम एलिमेंट्स को लगाते हैं तो सर्टेन जी मैम। इंटरवल के बाद प्रॉपर्टीज क्या होती है, रिपीट होती रहती है, एंड दैट इज कॉल्ड एज मेंडलीव पीरियोडिक लॉ। इसी को हम क्या बोलते हैं, मेंडलीव पीरियोडिक लॉ। मेंडलीव पीरियोडिक लॉ की पीरियोडिक लॉ। खासियत क्या है कि एटॉमिक मास पे डिपेंडेंट है। हाँ बोलो, कुछ बोल रही थी क्या बिंदु? नो मैम। ठीक है, तो मेंडलीव पीरियोडिक लॉ की इंपॉर्टेंस क्या है कि इट डिपेंड्स ऑन एटॉमिक मास। पीरियोडिक फंक्शन ऑफ एलिमेंट्स आर डिपेंडेंट ऑन एटॉमिक मासेस, या पीरियोडिक प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट्स आर पीरियोडिक फंक्शन ऑफ एटॉमिक मास, ठीक है। he said that when an element of are arranged in increasing order of atomic weight, जब एलिमेंट्स को एटॉमिक वेट के इंक्रीजिंग ऑर्डर में अरेंज करते हैं तो सर्टेन फिक्स्ड इंटरवल के बाद पीरियोडिसिटी इज सीन। पीरियोडिसिटी का मतलब रिपीटिशन ऑफ प्रॉपर्टी। पीरियोडिसिटी का क्या मतलब होता है, रिपीटिशन ऑफ प्रॉपर्टीज। तो जब एलिमेंट्स को इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एटॉमिक मासेस में अरेंज करते हैं तो सर्टेन इंटरवल्स के बाद उनकी प्रॉपर्टीज क्या होती है, रिपीट होती है, ठीक है। तो मेंडलीव पीरियोडिक टेबल में एक चीज आपको ध्यान रखना है कि ये एटॉमिक मासेस के इंक्रीजिंग ऑर्डर में अरेंज किए गए थे। दूसरी बात, मेंडलीव का जो ओरिजिनल पीरियोडिक टेबल था, आज अब अगर आप नेट पे मेंडलीव पीरियोडिक टेबल सर्च करोगे तो आपको डिफरेंट डिफरेंट तरह के पीरियोडिक टेबल्स दिखेंगे, है ना? तो मॉडिफाइड वर्जन्स होते हैं सारे। मेंडलीव का जो ओरिजिनल पीरियोडिक टेबल था उसके अंदर 7 वर्टिकल कॉलम्स थे, जिनको हम आज भी हम कॉलम्स को, वर्टिकल कॉलम्स को क्या बोलते हैं, ग्रुप्स, है ना? और हॉरिजॉन्टल रोज को हम क्या बोलते हैं, पीरियड्स। तो मेंडलीव के ओरिजिनल पीरियोडिक टेबल में देयर वर 12 वर्टिकल कॉलम्स एंड 7 हॉरिजॉन्टल रोज, तो 12 ग्रुप्स एंड 7 पीरियड्स। बहुत सारे मॉडिफिकेशंस हुए, कुछ मॉडिफिकेशंस के बाद वर्टिकल कॉलम्स जो 12 थे उनको घटा करके 9 कर दिया गया।
तो जब आप सर्च मारते जी हो मैम। ज्यादातर तो आपको जो पीरियोडिक टेबल मिलता है मेंडलीफ पीरियोडिक टेबल, वो मोस्टली मॉडिफाइड वर्जन ही मिलता है, ठीक है ना। जी मैम। तो वर्टिकल कॉलम्स को रिड्यूस कर दिया गया 9 में, और ग्रुप्स तो सॉरी पीरियड्स तो उतना ही है 7। पीरियड्स तो अभी हमारे जो लॉन्ग फॉर्म ऑफ पीरियोडिक टेबल है उसमें भी 7 ही है, पीरियड में कोई चेंज नहीं हुआ है मेंडलीफ के टाइम से लेके अभी तक, है ना। ग्रुप्स ओरिजिनली 12 थे, बाद में उसको 9 में रिड्यूस कर दिया गया। अब वो जो 9 ग्रुप्स थे उसमें ग्रुप 1 से 7 तक, 9 ग्रुप्स में से 1 से 7 तक थे, उनको दो पार्ट्स में डिवाइड किए गए थे, सब ग्रुप ए और सब ग्रुप बी, सब ग्रुप ए और सब ग्रुप बी। जो 8th ग्रुप था उसमें 3 कॉलम्स थे, 8th ग्रुप में 3 कॉलम्स थे, और एक है 0th ग्रुप जो इनर्ट गैसेस। एक्चुअली जो ओरिजिनल मेंडलीफ का पीरियोडिक टेबल था उस टाइम पे तो इनर्ट गैसेस थे ही नहीं, मेंडलीफ के टाइम पे इनर्ट गैसेस डिस्कवर्ड नहीं थे। बाद में जब इनर्ट गैसेस डिस्कवर हुए थे तो कुछ मॉडिफिकेशंस किए गए, तो मॉडिफाइड फॉर्म में देयर वर 7 ग्रुप्स, फर्स्ट 7 ग्रुप्स वर डिवाइडेड इनटू 2 सब ग्रुप्स ए एंड बी, 8th ग्रुप में 3 कॉलम्स थे और 0th ग्रुप फॉर इनर्ट गैसेस, ठीक है। अब आज के पीरियोडिक टेबल से अगर देखें तो ये 7 ग्रुप्स हैं, और 7 को दो पार्ट में क्लासिफाई किया गया, 14 हो गया, है ना। 8th ग्रुप में 3 कॉलम्स थे और 0th ग्रुप 1, कितने हो गए 18। हमारे मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में कितने हैं ग्रुप्स? 7 ग्रुप्स नहीं मैम, 18 सॉरी मैम, 18। 18 ग्रुप। हमारा जो एक्सटेंडेड फॉर्म ऑफ पीरियोडिक टेबल, आज का जो हमारा पीरियोडिक टेबल है जो हम पढ़ते हैं उसमें भी 18 ग्रुप्स ही हैं, है ना। तो यस मैम। मेंडलीफ के पीरियोडिक टेबल को जो मॉडिफाई किया गया तो वहां पे भी इस तरह से आप 18 ग्रुप्स देख सकते हो। डेफिनेटली अरेंजमेंट्स डिफरेंट थे, आज जैसा है वैसा नहीं दिखता था, लेकिन ऐसे 18 ग्रुप्स वहां भी बन गए थे, ठीक है। फर्स्ट 7 ग्रुप्स वे क्लासिफाइड इनटू सब ग्रुप ए एंड बी। 8th ग्रुप के अंदर 3 कॉलम्स थे और एक था 0th ग्रुप जिसमें हम इनर्ट गैसेस को जी रखते मैम। थे, ठीक है। अब ये सब ग्रुप का क्या चक्कर है, सब ग्रुप में क्यों डिवाइड किया? तो उन्होंने एलिमेंट्स को, वो एलिमेंट्स जिनकी वैलेंसी सेम थी, वैलेंसी के बेसिस पे रखा उनको सेम ग्रुप में, मतलब जिसकी वैलेंसी 1 है उसको ग्रुप 1 में रख दिया, जिसकी वैलेंसी 2 है उसको ग्रुप 2 में रख दिया, जिसकी वैलेंसी 3 है उसको ग्रुप 3 में रख दिया। ये तो हो गया। अब वैलेंसी तो सेम है लेकिन प्रॉपर्टीज सिमिलर नहीं है, मतलब वैलेंसी जी 1 मैम। है लेकिन प्रॉपर्टी सिमिलर नहीं है, कुछ एलिमेंट्स की प्रॉपर्टी डिफरेंट है, कुछ की डिफरेंट है, तो उनको डिफरेंट डिफरेंट सब ग्रुप्स में रख दिया है। जैसे मेंडलीफ पीरियोडिक टेबल का एक वर्जन ऐसा दिखता है, देखो इसको ध्यान से, ये ग्रुप 1 है, दिख रहा है क्या? यस मैम। है, ये ग्रुप 1, ठीक। अब ग्रुप 1 में देखो सब ग्रुप ए सब ग्रुप बी, सब ग्रुप ए में लिथियम सोडियम पोटेशियम रुबिडियम सीजियम, और सब ग्रुप बी में कॉपर सिल्वर गोल्ड, दिख रहा है। हमें पता है यस मैम। सोडियम की वैलेंसी 1 है, कॉपर सिल्वर गोल्ड की भी वैलेंसी 1 होती है, क्योंकि ये सारे मोनोवैलेंट है इसलिए ये सब ग्रुप किसमें है, इसलिए ये ग्रुप 1 में है। लेकिन पोटेशियम की प्रॉपर्टी और कॉपर की प्रॉपर्टीज में डिफरेंस है, इसलिए इनको अलग अलग सब ग्रुप्स में रखा गया है। समझ में आई बात? कैल्शियम की वैलेंसी 2 है, जिंक की वैलेंसी भी 2 ही होती है, इसलिए ये ग्रुप 2 में है। लेकिन कैल्शियम की प्रॉपर्टी और जिंक की प्रॉपर्टी में डिफरेंस है, सो दे आर प्लेस्ड इन डिफरेंट सब ग्रुप्स। गॉट इट? यस मैम। ठीक है। तो इस हिसाब से मेंडलीफ ने क्लासिफाई किया था। तो मेंडलीफ पीरियोडिक टेबल में देवर टोटल 9 ग्रुप्स, जिसमें से 1 से 7 तक 2 सब ग्रुप्स थे ए और बी, 8th के 3 कॉलम थे, और 9th ग्रुप नहीं होता है, 0th ग्रुप होता है जो इनर्ट गैसेस के लिए होता है। आप देखो ये 8th ग्रुप आयरन कोबाल्ट निकल, ये 8th ग्रुप है ना, इसके 3 कॉलम्स हैं, 3 के 3 कॉलम्स प्रेजेंट है इसमें, ठीक है। दिस वाज मेंडलीफ पीरियोडिक टेबल। अब मेंडलीफ पीरियोडिक टेबल, मैंने बताया कि पीरियोडिक टेबल की हिस्ट्री में जो सबसे हिट पीरियोडिक टेबल है वो कौन है हिस्ट्री में, दैट वाज मेंडलीफ पीरियोडिक टेबल। तो क्यों ये इतना हिट हुआ, क्या क्या मेरिट्स थी, क्या चीजें थी जो इसको इतना ज्यादा कहते हैं पॉपुलर बनाया मेंडलीफ पीरियोडिक टेबल को? सबसे पहली बात कि इन्होंने टेबुलर फॉर्म में एलिमेंट्स को अरेंज किया, जिससे हमारा काम जो हो गया सिंप्लीफाई हो गया और सिस्टमेटाइज हो गया। सिस्टमैटिक, अभी तक लोगों ने क्या किया था, बस अरेंज किया था, मतलब क्लासिफाई किया था सर,
है। मेंडलीफ ने पहली बार उसको टेबुलर फॉर्म में लाने की कोशिश की। सबसे जो इंपॉर्टेंट मेरिट था मेंडलीफ पीरियोडिक टेबल का, वो ये सेकंड पॉइंट पे बता रहे हैं मैं। मेंडलीफ के टाइम पर सिर्फ 63 एलिमेंट्स नोन थे। कितने एलिमेंट्स? 63 एलिमेंट्स, है। तो उन्होंने 63 एलिमेंट्स को तो पीरियोडिक टेबल में रखा था, लेकिन उस टाइम पे उन्होंने पहले ही बता दिया था कि आगे और एलिमेंट्स डिस्कवर होंगे, और वो एलिमेंट्स पीरियोडिक टेबल में कहां रखे जाएंगे उनके लिए खाली जगह बनाकर रख दिया था उन्होंने। He left some vacant spaces for discovery of new elements with similar properties and also predicted their properties। मतलब जो एलिमेंट अभी डिस्कवर्ड ही नहीं है, कोई जानता ही नहीं है कि ऐसा भी कुछ हो सकता है, कोई एलिमेंट हो सकता है, उनके लिए पीरियोडिक टेबल में जगह भी छोड़ दिया और उनकी प्रॉपर्टीज भी प्रेडिक्ट कर दी कि ये जो एलिमेंट इस जगह पे पाया जाएगा, कभी ना कभी तो डिस्कवर होगा, उसकी प्रॉपर्टी ऐसी ऐसी होगी। दैट वाज द स्ट्रॉन्गेस्ट मेरिट ऑफ मेंडलीफ पीरियोडिक टेबल, है ना। अब उन्होंने ये काम किया कैसे? कैसे किया होगा ये काम इन्होंने? ठीक है, अब ध्यान से देखो। जैसे मान लो मेंडलीफ ने दो चीजें की थी, मतलब दो चीजों का ध्यान रखा था। एलिमेंट्स को इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एटॉमिक मास में तो अरेंज कर ही रहे थे, साथ में ये देख रहे थे कि जिनकी प्रॉपर्टी सिमिलर है उनको एक के नीचे एक लगाते जाए। अब ध्यान से समझो, जैसे एक एलिमेंट है ए, बी, सी, डी, ई, ये 5 एलिमेंट्स डिस्कवर्ड है ना, और ए का एटॉमिक मास कम है, बी का उससे ज्यादा, सी का और ज्यादा, डी का और ज्यादा, ई का और ज्यादा, अरेंज कर दिया इन्होंने, है ना। एफ का एटॉमिक मास ई से ज्यादा है और एफ की प्रॉपर्टी ए से मैचिंग है, तो उन्होंने एफ को यहां नहीं रखा। ई से ज्यादा है ठीक है, लेकिन एफ की प्रॉपर्टी ए से मैचिंग है तो उन्होंने एफ को यहां रख दिया। इंक्रीजिंग ऑर्डर में तो लगा ही रहे हैं, है ना। फिर एफ से ज्यादा जी का है, जी को यहां रख दिया। फिर उसके बाद एक एलिमेंट उस समय जो डिस्कवर्ड था, दैट वाज आई, आई डिस्कवर्ड था, है ना। तो जी से ज्यादा आई का एटॉमिक मास था, लेकिन आई को जब यहां रखा तो उन्होंने देखा कि आई की प्रॉपर्टी सी से मैच नहीं कर रही है। किससे मैच कर रही है? डी से मैच कर रही है। तो उन्होंने क्या किया कि यहाँ पे खाली जगह बनाई, बोले हम आई को यहां नहीं, हमें तो इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एटॉमिक मास में अरेंज करना है। आई की एटॉमिक मास जी से ज्यादा है, इसलिए आई जी के आगे तो आएगा, लेकिन आई की प्रॉपर्टी क्योंकि सी से मैच नहीं कर रही है, डी से मैच कर रही है, तो मैं आई को यहां रखूंगा। और उन्होंने बता दिया कि फ्यूचर में कोई एक एलिमेंट होगा जिसका एटॉमिक मास जी से ज्यादा होगा, आई से कम होगा, और उसकी प्रॉपर्टी सी से मिलती जुलती होगी। समझ में आई बात? जी मैम। तो यहाँ पे उन्होंने खाली यस जगह मैम। छोड़ दिया। फिर आगे बढ़े ऐसे ही, यहाँ पे मान लो कोई एलिमेंट है जे के, ठीक है। फिर नेक्स्ट एलिमेंट, उस यहाँ पे एल के लिए जगह छोड़ दिया, यहाँ पे एम रख दिया, क्योंकि एम जो था उसका एटॉमिक मास के से तो ज्यादा था, लेकिन उसकी प्रॉपर्टी जी से नहीं मैच कर रही थी, सी से मैच कर रही थी, यहाँ उसके ऊपर जो एलिमेंट था उससे मैच कर रही थी। समझ आई बात? तो इस तरह से यस मैम। मेंडलीफ ने 63 एलिमेंट्स ही थे, पर उन एलिमेंट्स को जब अरेंज किया तो बहुत सारे वेकेंट स्पेसेस छोड़ दिए, जिसमें उन्होंने बता दिया कि ये एलिमेंट डिस्कवर होंगे और इनकी ऐसी ऐसी प्रॉपर्टीज होगी। बात समझ में आई क्या? यस मैम। अब ठीक है, अब वो एलिमेंट्स का उन्होंने उस टाइम पे नाम भी दे दिया। जैसे सिलिकॉन के नीचे उन्होंने खाली जगह छोड़ा, तो सिलिकॉन के नीचे हमें पता है आज के डेट में कि जर्मेनियम आता है, तो उस टाइम पे जर्मेनियम यस मैम। डिस्कवर्ड नहीं था, तो सिलिकॉन के नीचे उन्होंने खाली जगह छोड़ा और उस खाली जगह पे बोला कि यहाँ पे एक एलिमेंट आएगा और उसका नाम दे दिया क्या? एका सिलिकॉन। सिलिकॉन के नीचे एक खाली जगह छोड़ दिया, बोला यहाँ पे एक एलिमेंट आएगा, उसको उन्होंने आर्बिट्ररली एक नाम दे दिया उस टाइम पे, एका सिलिकॉन, सिलिकॉन जैसा, ठीक है। जी मैम। आज के डेट में उस एलिमेंट को हम क्या जानते हैं? जर्मेनियम, है ना। वैसे ही यस एल्यूमिनियम के मैम। नीचे एक जगह छोड़ा, बोला एका एल्यूमिनियम, वहां पे आ गया गैलियम। बोरॉन के नीचे जगह छेड़ा, है ना, उसको बोला एका बोरॉन, और उसको हम बोलते हैं अभी स्कैंडियम। मैंगनीज के नीचे खाली जगह छोड़ी, एका मैंगनीज बोला उसको, और दैट वी नो दिस टेक्नीटियम। तो ये कुछ एलिमेंट्स हैं जिनका मेंडलीफ के पीरियोडिक टेबल में जगह छोड़ दिया गया था, उनका ये नाम है। तो ये स्कैंडियम का मेंडलीफ ने क्या नाम रखा था? एका बोरोन। इससे क्वेश्चन बनते हैं, है ना। या एका एल्यूमिनियम कौन से एलिमेंट को बोला गया था, ये क्वेश्चन बनता है। अब इसको याद करने का क्या तरीका है? ऐसे याद कर सकते हैं,
सीता गीता, सीता गीता दो फ्रेंड्स है ना, सीता जी मैम। गीता से अलग, सीता गीता से अलग, बीएससी नहीं एमटेक है। सीता गीता दो फ्रेंड्स हैं पर दोनों की क्वालिफिकेशन सेम नहीं है ना। सीता बीएससी नहीं है, क्या है, एमटेक है। मतलब गीता तो बीएससी और सीता क्या है, एमटेक। देखो इसको कैसे रिलेट कर रहे हैं, सीता सिलिकॉन, गीता जर्मेनियम, है ना, अलग में एल्यूमिनियम गैलियम, बीएससी बोरॉन स्कैंडियम, मैंगनीज इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में न्यूमेरिक्स बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत सारा डाटा होता है जो आपको न्यूमेरिक्स के हेल्प से ही याद होगा। तो ये बहुत ऑकवर्ड से होते हैं बिना सर पैर के, कुछ तो बहुत अच्छे भी लगते हैं, कुछ बिना सर पैर के भी होते हैं, पर कैसे भी हो एक बार ये चीजें दिमाग में बैठ जाती है, बहुत ऑकवर्ड भी होगा तो भी दिमाग में बैठ जाती है और फिर हमें हमारा पर्पस सॉल्व हो जाता है। हमारा पर्पस क्या है, याद करना। तो याद करने में कोई बहुत इंटरेस्टिंग सी चीज होती है तो भी याद हो जाती है, कोई बहुत अजीब सी चीज होती है वो भी ना चाहते हुए भी याद हो जाती है, होता है या नहीं ऐसा? जी मैम। यस मैम। कोई चीज ज्यादा ही अजीब हो तो वो पहले ही याद हो जाती है, क्योंकि हम उस पर इतना सोच लेते हैं कि क्या है बकवास, वो याद हो जाती है वो चीज। ठीक है, तो इसके लिए ये नमूने का सीता गीता से अलग, बीएससी नहीं एमटेक है। ये बात समझ में आ गई? तो दिस वाज द स्ट्रॉन्गेस्ट मेरिट ऑफ मेंडलीव पीरियोडिक टेबल। उसके अलावा मेंडलीव ने कुछ एलिमेंट्स के एटॉमिक वेट में करेक्शन किया था। जैसे बेरिलियम का एटॉमिक वेट पहले 13.5 मानते थे, बाद में उन्होंने करेक्ट किया और बोला बेरिलियम का एटॉमिक वेट 13.5 नहीं है, क्या है, 9। ये भी वैलेंसी की बेसिस पे ही किया गया। बेरिलियम को पहले मानते थे कि ट्राईवैलेंट है, ट्राईवैलेंट उसकी वैलेंसी 3। बाद में मेंडलीव ने हाइड्राइड्स ऑक्साइड्स बना के देखे, फिर पता चला कि बेरिलियम की वैलेंसी तो 2 ही होती है। वैलेंसी से मास का रिलेशन है, मोल कांसेप्ट में ऑल में पढ़ते हैं हम लोग, है ना। तो उनको पता चला कि बेरिलियम की वैलेंसी तो 2 ही होती है। तो फिर 13.5 को 3 से डिवाइड किया, 2 से मल्टीप्लाई किया, वी गॉट 9। तो इस तरह से उन्होंने मास करेक्शन किया। कैसे आया ये इंपॉर्टेंट नहीं, इंपॉर्टेंट ये है कि कुछ एलिमेंट्स के वेट में करेक्शन किया था उन्होंने, जिसमें सबसे इंपॉर्टेंट है दैट इज बेरिलियम। सबसे इंपॉर्टेंट एलिमेंट मतलब जो अक्सर पूछा जाता है दैट इज बेरिलियम। उसके अलावा ये एलिमेंट्स हैं जिनके मास में करेक्शन किया था मेंडलीव ने, यूरेनियम, बेरिलियम, इंडियम, इंडियम, ये क्या है, गोल्ड और प्लैटिनम। प्लैटिनम। ठीक है, अब इसको कैसे याद रखें, ऐसे याद रखें, यू बेईमान इंसान, गोल्ड प्लैटिनम, आगे चुराते हो, रिलेट हो पा रहा है, यू यस मैम। बेईमान बेईमान इंसान, गोल्ड प्लैटिनम चुराते हो। चुराते हो। ठीक है, ये जो एलिमेंट्स है इनके वेट में करेक्शन किया मेंडलीव ने। ठीक है, आगे बढ़ू। यस मैम। ये तो इनके मेरिट्स हो गए। अब डीमेरिट्स की बात करें। मेंडलीव पीरियोडिक टेबल अच्छा था, काफी दिनों तक चला, लेकिन फिर भी ये फ्लॉप हुआ, मतलब ये डिस्कार्ड हुआ। डिस्कार्ड होने के बाद एक नया पीरियोडिक टेबल आया। मेंडलीव पीरियोडिक टेबल, हमारा जो आज का पीरियोडिक टेबल है वो कहीं ना कहीं मेंडलीव पीरियोडिक टेबल से डिराइव्ड है। उसमें बहुत सारे चेंजेस हुए, मॉडिफिकेशंस हुए, मॉडिफाइड होते 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 वो इस फॉर्म में पहुंच चुका है। ठीक है, तो जी मैम। डीमेरिट्स क्या है? मेंडलीव पीरियोडिक टेबल का एक जो डीमेरिट है वो हाइड्रोजन की पोजीशन। तो इंपॉर्टेंट बात है कि ये वाली जो डीमेरिट है वो तब भी थी और वो अब भी है। हमारे आज के पीरियोडिक टेबल में, जो हमारा मॉडर्न पीरियोडिक टेबल है, उसमें भी हाइड्रोजन की पोजीशन फिक्स नहीं है। जानते हैं ना हम इस बात को? हाइड्रोजन को भले ही रखते हैं फर्स्ट ग्रुप में, लेकिन हाइड्रोजन अल्कली मेटल्स और हैलोजन्स दोनों को रिजेंबल करता है। ठीक है, दोनों की प्रॉपर्टीज इससे सिमिलर होती है। तो हाइड्रोजन की पोजीशन तब भी सही नहीं थी और अब भी सही नहीं है। ठीक है, तो ये एक डीमेरिट था, वो तब भी था और अब भी है। तो ये उतना इंपॉर्टेंट डीमेरिट नहीं, क्योंकि अभी तक ये प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हुई है। ठीक है, नेक्स्ट, बेस्ड ऑन एटॉमिक मास। ये किस पे बेस्ड था? एटॉमिक मास पे। अगर मेंडलीव ने पीरियोडिक टेबल में एलिमेंट्स को एटॉमिक मास के इंक्रीजिंग ऑर्डर में लगाया था, तो आइसोटोप्स के लिए वो डिफरेंट पोजीशन देना चाहिए था कि नहीं देना चाहिए था? आइसोटोप्स क्या होते हैं, कुछ आइडिया है? यस मैम, हाइड्रोजन के होते हैं ना 3। हाइड्रोजन नहीं होता है सर। हाँ मैम।
आइसोटोप सिर्फ हाइड्रोजन का ही होता है क्या बेटा? नहीं मैम, बहुत सबके मोस्टली के होते हैं, मतलब कि तो आइसोटोप्स किसको बोलते हैं, मैं ये पूछ रही हूँ। आइसोटोप्स के केस में उनका एटॉमिक नंबर सेम होता है, एटॉमिक मास डिफरेंट होता है। यस मैम, ठीक है, एटॉमिक सेम नंबर, मतलब किसी भी एलिमेंट की पहचान क्या होती है, उसका एटॉमिक नंबर। तो क्योंकि एटॉमिक नंबर सेम है यस मैम, मतलब यस मैम, एलिमेंट तो वही है, एटॉमिक नंबर सेम रहता है, एटॉमिक नंबर सेम रहता है बट मास डिफरेंट मास रहता डिफरेंट होता है ना। तो एटॉमिक है। नंबर ही यस मैम। किसी एलिमेंट की पहचान होती है। तो एटॉमिक नंबर सेम जी मतलब मैम। एलिमेंट तो वही है, बस उस एलिमेंट के डिफरेंट फॉर्म्स ऐसे कह सकते हो, है ना, उनके मासेस डिफरेंट है। जी मैम। क्योंकि मेंडलीव ने यस मैम। पीरियोडिक टेबल जब बनाया तो उसका बेसिस क्या रखा था, एटॉमिक मास। तो आइसोटोप्स यानी हाइड्रोजन के जो 3 आइसोटोप्स हैं 1H1, 1H2 और 1H3, इन तीनों के मासेस तो डिफरेंट है, 1 2 3। अगर मास डिफरेंट है तो इनको पीरियोडिक टेबल में 3 अलग अलग जगह मिलनी चाहिए या नहीं मिलनी चाहिए? नहीं मैम, हाँ मास पे अगर मास अलग है तो उन्होंने मिलनी भी मास के चाहिए बेसिस पर अरेंज क्योंकि। किया था, है ना। और मास के यस बेसिस मैम, पर यस अरेंज मैम, किया था तो हाइड्रोजन, ड्यूटेरियम और यस ट्राइटियम, मैम, तीनों के मासेस तो डिफरेंट है। आपने यस क्राइटेरियम मैम, मास लिया है तो आइसोटोप्स को अलग यस अलग पोजीशन मैम, पे रखना चाहिए था, और मेंडलीव ने ऐसा किया यस नहीं, मैम। है ना। तो जी आप मैम। एक तरफ तो बोल लो कि आइसोटोप्स मतलब सॉरी एलिमेंट्स को एटॉमिक मास के बेसिस पर अरेंज कर रहे हैं, एटॉमिक मास के हम्म। बेसिस पर अरेंज कर रहे हो तो आप आइसोटोप्स को भी अलग अलग पोजीशन दो, पर उन्होंने नहीं दिया था, ये भी एक ड्रॉबैक था। जी मैम। लैंथेनाइड्स और एक्टिनाइड्स की पोजीशन फिक्स नहीं थी, अभी भी नहीं है, वो भी अभी भी वो मेन बॉडी से फेंके हुए ही बाहर। अभी भी मॉडर्न पीरियोडिक टेबल पे भी लैंथेनाइड्स और एक्टिनाइड्स को पीरियोडिक टेबल के मेन बॉडी से बाहर निकाल के फेंक दिया गया है ना। तभी भी जी वैसा ही मैम। था, है ना। इनकरेक्ट पोजीशन ऑफ वेरियस एलिमेंट्स अकॉर्डिंग टू द एटॉमिक मास, ये एक बहुत इंपॉर्टेंट डीमेरिट है। एटॉमिक मास के बेसिस पे अरेंज किया है तो कुछ एलिमेंट्स थे जिनकी पोजीशंस जो होते हैं वो गलत आ रहे थे, जैसे आर्गन और पोटेशियम। ध्यान से समझो, अब आप पीरियोडिक टेबल में आप ध्यान से देखोगे तो फर्स्ट पीरियड, सेकेंड पीरियड, थर्ड पीरियड, थर्ड पीरियड के एंड में आता है आर्गन और फोर्थ पीरियड के स्टार्टिंग में आता है पोटेशियम, है ना। हाइड्रोजन, यस मैम। लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, है ना, हीलियम, यस मैम। नियॉन, आर्गन। तो एलिमेंट्स को इंक्रीजिंग ऑर्डर में जब अरेंज किया गया, मेंडलीव क्या कर रहे थे, मेंडलीव ने मैंने बोला दो चीजों का ध्यान रख रहे थे, एक तो इंक्रीजिंग ऑर्डर में अरेंज तो कर ही रहे थे वो एटॉमिक मास के, साथ में देख रहे थे कि जो एलिमेंट एक के नीचे एक आ रहा है उनकी प्रॉपर्टीज भी सेम होनी चाहिए, ठीक है। अब देखो पोटेशियम का एटॉमिक मास होता जी है मैम। 39, पोटेशियम का एटॉमिक मास 39 होता है, यानी पहले पोटेशियम आना चाहिए बाद में आर्गन आना चाहिए, इजंट जी इट। मैम। पोटेशियम का एटॉमिक मास 39 है तो आर्गन के पहले आना चाहिए ना पोटेशियम को। आवाज आ रही है बिंदु? यस मैम। मैं बोल रही हूँ कि पोटेशियम का एटॉमिक मास होता है 39, आर्गन का एटॉमिक मास होता है 40। एलिमेंट्स को इंक्रीजिंग हाँ ऑर्डर मैम। ऑफ एटॉमिक मास में अरेंज अगर हम कर रहे हैं या मेंडलीव कर रहे थे तो पोटेशियम को आर्गन जी के मैम। पहले आना चाहिए या नहीं आना चाहिए? मैम आना चाहिए। आना चाहिए, लेकिन जी मैम। आर्गन पहले आता है और पोटेशियम बाद में आता है, मतलब मेंडलीव भी जब अरेंज जी कर मैम। रहे थे तो उन्होंने भी हम्म। मास के अलावा ये भी देखा था कि प्रॉपर्टी सिमिलर है, तो आर्गन की भले एटॉमिक मास ज्यादा थी लेकिन उसकी प्रॉपर्टी नियॉन से मैच कर रही थी, और पोटेशियम का एटॉमिक मास यस कम थी मैम। उसकी प्रॉपर्टी सोडियम से मैच कर रही थी। तो वो उन्होंने क्या जी किया था मैम। कि इनको चेंज कर दिया था पोजीशंस को, जी मैम। ठीक है, मतलब प्रॉपर्टीज को उन्होंने ज्यादा इंपॉर्टेंस दिया था। तो कुछ एलिमेंट्स की पोजीशन जो थी वो क्या हो गई, डिफरेंट, मतलब सही नहीं थी अकॉर्डिंग टू द एटॉमिक मास। तो उसमें कुछ पेयर्स हैं जो इंपॉर्टेंट है, एक तो आर्गन और पोटेशियम के केस में उल्टा हुआ था, दूसरा टेल्यूरियम और आयोडीन, देन थेलियम पैलेडियम एंड देन कोबाल्ट एंड निकल। ये कुछ पेयर्स बिल्कुल। हैं जहां पे उल्टा हुआ था, है ना। आप देखो 127.6 126.9 पहले आना चाहिए था इसको, लेकिन आया पहले ये, वैसे यहाँ भी उल्टा हो रहा है और यहाँ भी उल्टा हो रहा है, ठीक है। जी पहले मैम। कोबाल्ट फिर निकल, है ना। एटॉमिक मास के यस हिसाब से मैम। पहले निकल आना चाहिए फिर कोबाल्ट आना चाहिए, लेकिन आता है पहले कोबाल्ट फिर निकल। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट वेरिएशंस हैं जो उल्टे आ रहे थे एटॉमिक मास के हिसाब से।
इसको याद करने के लिए अगेन न्यूमोनिक है, आमिर खान, तेरी इच्छा, ठंडा पेप्सी, कोक नहीं। आमिर खान करता था किसका ऐड? कोक का। आमिर खान को जानते हो? यस मैम। हाँ जानते हैं, ठीक है। आमिर खान कोक ऐड करता है। अब ये बोल रहे हैं कि आमिर खान भले कोक का ऐड करते हो, लेकिन हमारे पास जो अवेलेबल है वो क्या है? पेप्सी है, ठंडी। कोक ठंडी नहीं। यस मैम। अब तुम्हारी इच्छा है, चाहो तो ठंडा पेप्सी पी लो और नहीं तो कोक पियो, ठंडा नहीं है, कोक नहीं। है ना? तो यस आमिर मैम। खान, यस मैम। तेरी इच्छा, ठंडा इच्छा पेप्सी, ठंडा कोक पेप्सी, कोक नहीं। ठीक है। इस तरह से आप रिलेट कर सकते हो कि इनके जी पोजीशंस मैम। थे उल्टे थे एटॉमिक मासेस के बेसिस पे, ठीक यस है। मैम। और एक बहुत बड़ा ड्रॉबैक क्या था कि पीरियोडिसिटी का कॉज नहीं एक्सप्लेन कर पाए। इन्होंने बोल दिया कि प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट्स आर पीरियोडिक फंक्शन ऑफ देयर एटॉमिक मास। जब एलिमेंट को इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एटॉमिक मास में अरेंज कर रहे हो तो सर्टेन रेगुलर इंटरवल्स पर प्रॉपर्टी रिपीट क्यों हो रही है? क्या लॉजिक है उसके पीछे, रीजन क्या है उसका? ये तो आपने बोल दिया कि हम इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एटॉमिक मास में अरेंज कर रहे हैं तो सर्टेन इंटरवल्स के बाद प्रॉपर्टी रिपीट हो रही है, ठीक है, दिख रहा है, आपने अरेंज किया, दिख भी रहा यस है। मैम। पर इसका रीजन क्या है, ये रिपीटेशन क्यों आ रहा है, इसके बारे में मेंडिफ कुछ नहीं कर पाए थे। जो दिख रहा था उन्होंने बता जी दिया मैम। कि ऐसा हो रहा है, इस बेसिस पे मैंने किया, पर इसका कारण क्या है वो एक्सप्लेन नहीं कर पाए थे, ठीक। 8th ग्रुप में उन्होंने 3 रोज क्यों बनाए? बाकी सब में तो 3 रो नहीं बना, एक अकेला 8th ग्रुप ही था जिसमें उन्होंने 3 रोज बना दिए, 3-3 के। जी मैम। ऐसा क्यों किया, इसको भी उन्होंने जस्टिफाई नहीं किया, इसका कोई प्रॉपर रीजन नहीं दिया उन्होंने। यस फिर मैम। एक ड्रॉबैक था कि कुछ एलिमेंट्स जिनकी प्रॉपर्टी सिमिलर थी उनको डिफरेंट ग्रुप में डाला, और कुछ जिनकी प्रॉपर्टी डिफरेंट थी उनको सेम ग्रुप में डाल दिया। जी सिमिलर एलिमेंट्स इन डिफरेंट ग्रुप एंड डिसिमिलर एलिमेंट्स इन सेम ग्रुप, जैसे प्लैटिनम और गोल्ड, इनकी प्रॉपर्टीज तो सिमिलर है पर ये अलग अलग ग्रुप में प्लेस्ड थे। कॉपर जी और मैम। मरकरी, इनकी प्रॉपर्टीज तो सिमिलर है पर ये अलग अलग ग्रुप में प्लेस्ड थे, है ना? यस और मैम। कुछ एलिमेंट जिनकी प्रॉपर्टीज डिफरेंट थे उनको सेम ग्रुप में डाल दिया, जैसे जी लिथियम, मैम। सोडियम, पोटेशियम, ये फर्स्ट ग्रुप में है। कॉपर, सिल्वर, गोल्ड, ये भी फर्स्ट ग्रुप में है। इनकी प्रॉपर्टीज में बहुत डिफरेंस है, लेकिन फिर भी दोनों को फर्स्ट ग्रुप में, ऑल्दो सब ग्रुप अलग अलग रखा था लेकिन सेम ग्रुप में तो डाला है ना। ये सब ग्रुप ए में यस थे, मैम। ये सब ग्रुप बी में थे, लेकिन फिर भी ग्रुप 1 में तो डाल दिया। तो डिफरेंट प्रॉपर्टीज वाले एलिमेंट्स को सेम ग्रुप में डाल दिया और कुछ सेम प्रॉपर्टी वाले एलिमेंट्स को डिफरेंट ग्रुप में डाल दिया। को ये डिफरेंट ग्रुप में प्रॉब्लम डाल था दिया। मेंडलीव पीरियोडिक टेबल। जी मैम। बात समझ में आई क्या? सो दीस वर सम ड्रॉबैक्स यस ऑफ मैम। मेंडलीव पीरियोडिक टेबल। इज इट क्लियर? यस मैम। ठीक है, तो ये था हिस्ट्री ऑफ पीरियोडिक टेबल। क्या क्या देख लिया हमने? सबसे पहले कौन आया था? मैम डॉबनियर आए थे। लेवोशियर। नहीं नहीं नहीं, डॉबनियर नहीं मैम, सबसे लिवोसियर पहले है, फादर ऑफ लेवोशियर। केमिस्ट्री आए थे। लेवोशियर ने किसमें क्लासिफाई किया? मेटल और जी नॉन मेटल में, है ना? क्या ड्रॉबैक था? नॉन मेटल। मेटलॉइड्स यस का मैम। discovery। फिर है मेटलॉइड। फिर डॉबनियर आए थे, उन्होंने ट्रायड बनाए थे तीन तीन के। 3-3 के ग्रुप्स बनाए। यहाँ यस मैम। प्रॉब्लम क्या आई थी कि सारे एलिमेंट्स को ट्रायड में फिक्स मैम सब नहीं कर पाए। नहीं कर पाए। फिर आए थे न्यूलैंड आए थे। न्यूलैंड ने उनने क्या एट बोला? उनने कहा था कि सिमिलर एलिमेंट ना 8th प्लेस पे रिपीट होंगे। एटॉमिक मास के इंक्रीजिंग ऑर्डर में अरेंज करेंगे तो हर 8th एलिमेंट हाँ की हाँ हाँ। प्रॉपर्टी रिपीट होगी, है ना? यस मैम। पर इसमें क्या प्रॉब्लम आई थी? इसमें एक प्रॉब्लम तो थी कि नोबल गैसेस डिस्कवर नहीं थे, और दूसरा कैल्शियम के हाँ बारे में मैम। पहले हाँ हाँ नहीं हाँ। थे। कैल्शियम के बाद यस मैम। गैप का होने लगा क्योंकि बीच में डी ब्लॉक एलिमेंट्स जी आ गए, मैम। ठीक है। यस मैम। यस मैम। उसके बाद मैम इसके बाद लूथर मेयर आए थे। लूथर मेयर आए, उन्होंने क्या दिया था? ग्राफ दिया था, ग्राफ बनाया था, यस मैम। फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट वर्सेस एटॉमिक मास। ग्राफ सही मास। था, बहुत सिस्टमैटिक था, सब कुछ ठीक था, पर उसकी प्रैक्टिकल यूटिलिटी नहीं थी। मतलब उसको जी मैम। चीजों को सिंप्लीफाई नहीं कर रहा था, जो पर्पस था वो सॉल्व नहीं हो जी रहा था हमारा। जी देन के मैम। फिर मेंडल आए थे, मेंडल पीरियोडिक मेंडलीफ लॉ। आया, है ना? फिर मेंडलीफ आया, यस मेंडल नहीं, मैम। मेंडलीफ। हाँ मेंडलीव मेंडल तो बायोलॉजी में आए है थे। ना।
हाँ मैम। तो यहाँ मेंडलीव मेंडलीव आए आए थे थे, और मेंडलीव ने इन्होंने क्या किया? इंक्रीजिंग एटॉमिक वेट के अकॉर्डिंग मेंडलीव एलिमेंट्स को पीरियोडिक का यही बोलता है अरेंज कि करा। इंक्रीजिंग ऑर्डर में जब अरेंज करोगे तो सिमिलर प्रॉपर्टी वाले एलिमेंट्स एक के नीचे एक आते जाएंगे, इसके कुछ मेरिट्स और कुछ डीमेरिट्स। यस मैम। ठीक है, सो दिस इज ऑल अबाउट द हिस्ट्री ऑफ पीरियोडिक टेबल, कैसे पीरियोडिक यस टेबल मैम। हमारा इवॉल्व हुआ। ठीक है, अब जी अब मैम। मुझे एक बात ये बताओ आप कि आपको क्वांटम नंबर्स का आइडिया है? हाँ, क्वांटम नंबर। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आप लिख लेते हो एलिमेंट्स का? यस मैम। क्योंकि पीरियोडिक टेबल, हम मॉडर्न पीरियोडिक टेबल पे आएंगे, उसके पहले हमें इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखना आना चाहिए अच्छे से। यस मैम आता है। यू नो वेल, ठीक है। तो फिर हम कल अब मॉडर्न पीरियोडिक टेबल स्टार्ट करेंगे। ठीक है, जी मैम। मॉडर्न ओके मैम। पीरियोडिक टेबल पढ़ेंगे और मॉडर्न पीरियोडिक टेबल इंट्रोड्यूस कराने के बाद फिर मैं आपको क्या बताऊंगी, फिर हम पीरियोडिक प्रॉपर्टीज पे मूव करेंगे। ओके, जी मैम। यस अब मैम। एक चीज और बताओ मुझे कि पीरियोडिक टेबल कितना याद है, किस हद तक याद है? पीरियोडिक टेबल मैम याद है, ग्रुप फर्स्ट सेकंड थर्ड मतलब ये सारे याद है मतलब। ग्रुप वाइज याद है सारा? हाँ मैम। ठीक है, और एटॉमिक नंबर वाइज सीक्वेंस में अगर बोलना हो 1 2 3 4 तो कहां तक याद है? हाँ। हम्म, बोल के बताओ जरा। हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नियॉन, सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम और क्या। अटक गए। ठीक है, 13 तक तो याद है ना? सिलिकॉन, फास्फोरस, सल्फर, क्लोरीन, आर्गन, पोटेशियम, कैल्शियम, स्कैंडियम, टाइटेनियम, मेडेनियम, क्रोमियम, मैग्नीशियम। मैम वो वाला वैसे में याद है, हाँ जैसे बस ठीक वो है, बना वो के। काफी याद है। बस मेरी रिक्वायरमेंट है कि आप 30 तक याद कर लो, जिंक तक। 30। ओके मैम। जिंक तक एकदम फ्लुएंट मैम मतलब। वो ग्रुप वाला वैसे याद है ना, साइंस टीचर वेरी हाँ पुअर हाँ, मांगे वो पिको बाकी वही निकुंज। तो मैं कह रही हूँ, बाकी तो आप ग्रुप वाइज याद कर लो, ऊपर से नीचे है हाँ सारे। वो लीना की रब से फरियाद हाँ वो सारे वैसा, ग्रुप वाइज और याद फिर कर लो, वो चलेगा। लेकिन ऐसे 1 से 30 तक आपको सीक्वेंस में याद होना चाहिए, सिर्फ 30 तक जो आपको याद भी ऑलमोस्ट। जी। और उसको ऐसे याद करना है कि मैं पूछूं फास्फोरस का एटॉमिक नंबर बताओ तो आप बता दो तुरंत 15। जी मैम। जी मैम। मैं पूछूं 28 किसका एटॉमिक नंबर है, तुरंत बता दो। मतलब इस हद तक याद करना, जी। बस 30 तक, और आपको याद भी जी। ऑलमोस्ट। कल उसको रिवाइज कर लेना। जी ठीक मैम। है, जी फिर मैम। आपको सारे ग्रुप वाइज याद रहेंगे और 30 तक आपको सीक्वेंस में याद है। तो फिर हम बाकी एलिमेंट्स जी के मैम। एटॉमिक मास, एटॉमिक नंबर्स को प्रिडिक्ट कर सकते हैं, मतलब फिर हम प्रिडिक्ट कर जी। लेंगे, फिर उसको याद करने की जरूरत नहीं है। जी मैम। ठीक है, तो कल हम लोग मॉडर्न पीरियोडिक टेबल देख के फिर पीरियोडिक प्रॉपर्टीज पे मूव करेंगे आज के जी लिए। मैम। ठीक है, थैंक यू मैम। मैम इसकी पीडीएफ भिजवा दीजिएगा। ठीक है, ओके। ओके, थैंक यू।